हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में देखे थे। आज हम परिवहन के बारे में देखेंगे 682वें क्वेश्चन से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। यह परीक्षा में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपीपी, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम बहुत स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्पीड कम पढ़ा की रहे हमारी, तो स्पीड को बढ़ा लिया करें, लेकिन वीडियो पूरा देखा करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। इसके विस्तार को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रमुख उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों 683वां है, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे मार्ग स्टेशन किस राज्य में है? सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। इसके विस्तार को, दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे का घूम रेलवे स्टेशन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन है। यह 2258 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। घूम भी लिखा जाता है इसे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा पहाड़ी इलाका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समुद्री बंदरगाह हैं। 53 बंदरगाहों वाले महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक बंदरगाह है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का स्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विंग्स इंडिया जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, मार्च 2020 में बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का थीम क्या है? दोस्तों इसको ज़रूरत नहीं, करंट से संबंधित आया है, फिर भी इसको देख लेते हैं। इसकी थीम क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल थी। फ्लाइंग फॉर ऑल थी। चलिए ये करंट से संबंधित था। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की 12 सार्वजनिक बंदरगाहों पर संचालित कुल कंटेनर वॉल्यूम के आधे से अधिक और देश के कुल कंटेनर कृत समुद्री व्यापार का 40% है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में निर्मित सबसे प्राचीन बंदरगाह का नाम बताएं जो अभी संचालन में है। तो सबसे प्राचीन बंदरगाह कोलकाता है। कोलकाता। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। यह भारत के सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है। बंदरगाह में 2 अलग डॉक सिस्टम है। कोलकाता में कोलकाता डाक और हल्दिया में एक गहरे पानी का डाक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मरमागांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मरमागांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। मरमागांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट गोवा के तटीय राज्य में एक बंदरगाह है। 1885 में एक प्राकृतिक बंदरगाह की साइट पर कमीशन किया गया। यह भारत की सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इस मार्ग को NH-1 कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। NH-1 वास्तव में ग्रांड ट्रंक रोड सड़क है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौजूद थी, जो गंगा के मुहाने से साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा तक फैली थी। यह भारत का सबसे पुराना मार्ग है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसको GT रोड भी कहते हैं, NH-1 को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका विस्तार देख लिए हैं दोस्तों। अगले प्रश्न चलते हैं। लॉयड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसे विश्व के 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल किया गया है, तो इसके देखते हैं। तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवीनतम लॉयड्स रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 30 कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी से
धुबरी और असम के सदिया के पास बांग्लादेश के बीच 891 किलोमीटर है। इसकी लंबाई बीपीएससी टीआरई में इसकी लंबाई पूछा था, 891 है, जो पेपर कैंसिल हो गया था टीआरई 3 का। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। यह स्वतंत्र भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। सिक्का, मुद्रा, ओखा बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जबकि दीघी बंदरगाह मुंबई में स्थित है। अगले चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH-17 के नाम से जाना जाता था। इसके विस्तार देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 जो पहले NH-17 यानी NH-17 के रूप में जाना जाता था, यह महाराष्ट्र में पनवेल को तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई क्या है? इसकी अनुमानित लंबाई 14,500 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है? तो चटगांव बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो मुजरिस मालाबार तट पर है। मुजरिस बंदरगाह मालाबार तट वर्तमान केरल पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहरी केंद्र था और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को जोड़ता है, तो यह फजिल्का से मानस को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 फजिल्का, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और माना उत्तराखंड को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 शामिल है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली है। राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, या राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है। इसके विस्तार देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी के सही इलाहाबाद हल्दिया खंड को कवर करता है, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को से जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। यह मथुरा से यमुना नदी के साथ जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों, हमारा खत्म हो गया ये परिवहन वाला खत्म हो गया। जनसंख्या पे चलते हैं दोस्तों। जनसंख्या पे चलते हैं तुरंत। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये 19.96 करोड़ है। देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे छोटा है? तो कपूरथला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। 2011 की भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब है, जिसमें से सबसे अधिक आबादी वाले महाराष्ट्र के मुंबई में 1.25 करोड़ जनसंख्या है। देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर दिल्ली है। सबसे कम आबादी वाला शहर कपूरथला है, जो पंजाब का एक शहर है। अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 यहाँ इसमें दिया है, कहीं 1102 दिया रहता है। NCERT 9 या 10 में 1102 दिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर की दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है? तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर में दूसरा स्थान है और पहला केरल का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2011 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04 है। यहाँ पे 74.04, ये ऑप्शन गलत दिया है, दशमलव गलत लगाया है, सब ऑप्शन गलत है। दशमलव 2 अंक के बाद रहना चाहिए, यहाँ पे एकदम पहले दे दिया है। तो 74.04, यहाँ पे 74.04 दिया, कहीं कहीं 73 लिखा है, NCERT में एक जगह 73 लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 21.05 है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में बनी हुई है, जो लगभग कितने आबादी द्वारा बोली जाती है? तो यह 43.63% आबादी द्वारा बोली जाती है। 43.63, ये 0.2 अंक के बाद रहेगा। यहाँ पे भी चारों ऑप्शन है 0.2 अंक के बाद समझिएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। इसमें 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते हैं। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? तो महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, 120 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। इसके बाद बिहार तीसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हरियाणा में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 877 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे तो दमन-दीव आएगा। हालांकि दमन-दीव अब दादर नागर हवेली के साथ 26 जनवरी 2020 से मिल गया, हमने इसको पिछले वीडियो में भी बताया था। सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 केरल का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तीसरा चक्र निम्न को चिन्हित किया जाता है। तो इसमें होता है कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। इसमें उच्च और स्थिर जन्म दर, तेजी से घटती मृत्यु दर और जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। पहले में होता है पहले की विशेषता है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि निम्न दर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो इसकी साक्षरता दर 74.04 है। यहाँ पे देखिए दशमलव सही लगाया है, 74.04। NCERT में ये जगह 73 दिया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र के कुल जनसंख्या उसके क्या दर्शाती है? तो उसके शारीरिक घनत्व, कायिक घनत्व, शारीरिक घनत्व को कायिक घनत्व कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है, तो यह मानव भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो लोगों के वैज्ञानिक अध्ययन, उनके स्थानिक वितरण और घनत्व पर आधारित है। दोस्तों हमारा जनसंख्या वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया दोस्तों। चलिए हम वायुमंडल के पार्ट को भी देख लेते हैं। इसी करें तो उसको तेज़ कर लिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी कि हम वीडियो को बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर तब भी स्लो पढ़ा रहे हैं तो तेज़ कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च को किस दिवस के रूप में 2019 सूर्य पृथ्वी मौसम थीम के साथ मनाया गया? तो यह मौसम विज्ञान, इसकी थीम थी सूर्य पृथ्वी मौसम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट से संबंधित क्वेश्चन था। 721 पे चलते हैं। पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की उपसतह के भीतर प्राप्त ऊष्मा है, जल और या भाप भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक ले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो यह स्ट्रेटोपाज के ठीक ऊपर होता है। आयन मंडल मध्य मंडल में पाया जाता है, यानी समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। आयन मंडल वायुमंडल का वह भाग है जो सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। यह वायुमंडलीय बिजली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नेटोस्फीयर के आंतरिक किनारे का निर्माण करता है और यह क्रम में पृथ्वी की 5वीं परत है। पृथ्वी की 5वीं परत पृथ्वी से लिया है।
तो पृथ्वी की सतह पहले पे, फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, एक्सफेयर, यानी ऐसे इस प्रकार से। वैसे मुख्य रूप से बांटा गया क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 5 मंडल में बांटा गया है। निम्न में से किस वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो यह है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं विस्तार से। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत में पृथ्वी के अधिकांश बादल होते हैं और यह वह स्थान है जहां मुख्य रूप से मौसम होता है। क्षोभ मंडल को जमीन से गर्म किया जाता है, इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह ऊर्जा को अवशोषित करती है और हवा की तुलना में तेजी से गर्म होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। मेसोस्फेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही नहीं है? तो कौन सा स्थान सही नहीं है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इस परत के में तापमान ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ने पर तेजी से बढ़ता है। उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर इस परत में जल जाते हैं। यह समताप मंडल से सीधे ऊपर है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। वैसे इसका उत्तर दोस्तों ये होगा, ये मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान नहीं बढ़ता है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। मेसोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत जो सीधे समताप मंडल के ऊपर थर्मोस्फेयर के नीचे स्थित है। इसके ऊपर मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच सीमा को मेसोस्फेयर कहा जाता है। अधिकांश उल्कापिंड मेसोस्फेयर में वाष्पीकृत हो जाते हैं। उल्काओं से कुछ सामग्री मेसोस्फेयर में रहती है, जिससे इस परत में लोहे और अन्य धातु परमाणुओं की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। इस परत में विरल वातावरण द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण में कमी और CO2 विकिरण उत्सर्जन द्वारा शीतलन में वृद्धि के कारण बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। चलिए 725 क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन भाग पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 726 पे दोस्तों। हमारे वायुमंडल की सबसे ऊंची ऊपरी परत है। यह तापमंडल से 10,000 किलोमीटर या 6200 मील तक है। यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की विभिन्न परतें हैं। 10,000 किलोमीटर तक पूछा है दोस्तों। क्षोभ मंडल तो 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर गलत दिया है दोस्तों। इसका उत्तर होगा वायुमंडल होगा। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं क्या दिया है। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और 8 से 14.5 किलोमीटर दिया है। वैसे 8 से 18 किलोमीटर NCERT में अधिकतर लिखा है होता है। वायुमंडल का यह भाग सबसे घना है, लगभग सभी मौसम इस क्षेत्र में है। देखिए यहाँ पे 8 से 18 दिया है। समताप मंडल में चलते हैं। यहाँ क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ओजोन परत जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और बिखेरती है, इस परत में है। मध्य मंडल या समताप मंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है और 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। हालांकि ये NCERT में 80 दिया है। इस परत में उल्काएं जलती हैं। वायुमंडल यह मेसोस्फेयर के ठीक ऊपर शुरू होता है और 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। इस परत में अरोरा और उपग्रह पाए जाते हैं। आयन मंडल यह इलेक्ट्रॉनों और आयनित परमाणुओं और अणुओं के एक प्रचुर परत है जो सतह से लगभग 48 किलोमीटर के से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक लगभग 965 किलोमीटर तक फैली है, जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में अतिव्यापी है। और आगे देखते हैं इसके विस्तार को। यह गतिशील क्षेत्र सौर परिस्थितियों के आधार पर बढ़ता है और सिकुड़ता है। आयनोस्फेयर पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के बीच की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बात चिन्ह नहीं, बीच। यह क्षेत्र रेडियो संचार को संभव बनाता है। बहिर्मंडल यह हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा या थर्मोस्फेयर के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक फैला। देखिए 10,000 किलोमीटर यानी वायुमंडल रहेगा, बहिर्मंडल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं 727 पे। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर तक जाती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे सघन होता है, इसी में सभी प्रकार की मौसम पाए जाते हैं। तो यह है क्षोभ मंडल। इसके विस्तार को पढ़ने की जरूरत है नहीं, अभी नेक्स्ट इसके पहले वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में देखे हैं। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, जिसे तूफान का क्या कहा जाता है? तो तूफान का नेत्र कहा जाता है। आंख मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में ज़्यादातर शांत मौसम का क्षेत्र है।
एक तूफान की आँख एक मोटे तौर पर गोलाकार क्षेत्र है और जो आमतौर पर 30 से 65 किलोमीटर व्यास का होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि क्यों शिलांग रहेगा, शिलोंग नहीं शिलांग। शिलांग में वार्षिक रूप से लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि उससे 30 किलोमीटर दूर स्थित चेरापूंजी में 1250 से अधिक वर्षा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की प्रतिवाद दिशा में पड़ता है। यहाँ मौसम की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के अनुवाद दिशा में पड़ता है, यानी सीधी दिशा में पड़ता है, जो वर्षा आच्छादित क्षेत्र का निर्माण करता है। चलिए इसके विस्तार को उसको देख लेते हैं दोस्तों, विस्तार को। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा की ओर स्थित है और यहाँ से वर्षा प्राप्त करता है। बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के नीचे की ओर स्थित है, जो वर्षा छाया क्षेत्र बनाती है। इसलिए शिलांग में सालाना लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि चेरापूंजी में 30 किलोमीटर दूर सालाना 1250 किलोमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाली गैस नाइट्रोजन, जो लगभग 78 किलोमीटर है। ऑक्सीजन यहाँ पे वायुमंडल की दूसरी सबसे पूछा है तो ये ऑक्सीजन रहेगा, और सबसे ज़्यादा पूछता तो 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन 21% दूसरे नंबर पे आती है। चलिए 731 पे चलते हैं। बैथोलित एक प्रकार का है, तो बैथोलित आग्नेय चट्टान है। एक बैथोलित आग्नेय चट्टान का एक बड़ा द्रव्यमान है जो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बड़ा है, जो पृथ्वी की पपड़ी में गहरे ठंडे मैग्मा से बनता है। बैथोलित लगभग हमेशा ज़्यादातर फेल्सिक या मध्यवर्ती रॉक प्रकारों से बने होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, मोनाजाइट, डायराइट। अगले प्रश्न चलते हैं। किस बल के कारण गतिशील पिंड उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है? यह है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो वायुमंडल केवल ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच एक साधारण आगे पीछे गति में घूमता रहता। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पर संचारी हवा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इस विक्षेपण को कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल कहते हैं। पश्चाब और मेघपुंज एक प्रकार के हैं, तो पश्चाब और मेघपुंज एक प्रकार के बादल हैं। एक प्रकार के बादल हैं। पश्चाब में बादल घूंघट जैसे बादल होते हैं जो ऊपरी क्षोभ मंडल में बनते हैं, जबकि मेघपुंज बादल ढेर घने होते हैं और ज़मीन के बहुत करीब होते हैं। 734 चलते हैं। कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? यह है ओजोन क्षय। ओजोन क्षय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षय पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट करती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वायुमंडल परत किस परत के ऊपर स्थित है? तो वायुमंडल परत तापमंडल के ऊपर स्थित है। तापमंडल एक्सोस्फीयर पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे बाहरी परत और थर्मोस्फीयर के ऊपर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मानसून शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो यह अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी से हुई है, मौसम शब्द से, जिसका अर्थ है मौसम। अगले प्रश्न चलते हैं। असम की जलवायु को के रूप में वर्णित किया जाता है? किस जलवायु के रूप में वर्णित किया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन जलवायु के रूप में वर्णित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। जिसके विस्तार को पढ़ने की जरूरत रहेगी वही पढ़ने सही है दोस्तों, समझ देने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे प्रश्न पे, एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है? हरितगृह प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचती है तो उसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे CFC शामिल हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो यह पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं शरीर को। इसके विस्तार देख लेते हैं। ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायुमंडल में ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत कठिन होगा। पौधे भारी पराबैंगनी विकिरण में नहीं रह सकते और ना ही विकसित हो सकते, ना ही प्लवक जो समुद्र के अधिकांश जीवन के लिए भोजन का काम करते हैं। ओजोन परत ढाल के कमज़ोर होने से मनुष्य त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, बिगड़ा प्रतिरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं? यह है क्षोभ मंडल। इसके विस्तार को तो कई प्रश्न में देख लीजिए। चलिए इसके विस्तार देखने की जरूरत नहीं है, अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? यह है 1% लगभग। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो आर्गन 0.1% रहेगा, यहाँ पॉइंट नहीं लगा है, 0.1%, मिस प्रिंटिंग है, सब में पॉइंट वैसे रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है? यह है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। मेसोस्फीयर वायुमंडल की परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव करता है। न्यूनतम से उच्चतर तक प्रमुख परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है या एक परत बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओजोन परत कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों खत्म हो गया वायुमंडल वाला पार्ट, हम चट्टानों पे आ गए हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, चट्टानों को भी ख़त्म कर लेते हैं इसी क्लास में। चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जिसका संबंध उनकी रचना, बनावट, संरचना, उनकी उत्पत्ति और वितरण और तथा भौतिक रसायन परिस्थितियों के संबंध में उनके मूल रूप से होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है शिला विज्ञान। शिला विज्ञान, पेट्रोलॉजी। चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जो उनकी संरचना, बनावट, संरचना से संबंधित है, उनकी घटना और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों और भूगर्भिक प्रक्रियाओं के संबंध में उनकी उत्पत्ति है। यह सभी 3 प्रमुख प्रकार के चट्टानों से संबंधित आग्नेय, कायापलट, तलछटी से है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये तलछटी का मतलब दोस्तों आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानों के बारे में ये दूसरी परिवर्तित भाषा में लिखा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वह वैज्ञानिक विषय क्या कहलाता है जिसका संबंध सामान्य कालक्रम के संदर्भ में चट्टान अनुक्रमण के वर्णन तथा उनकी व्याख्याओं से है? यह स्तर विज्ञान कहलाता है। स्तर विज्ञान, स्ट्रैटिग्राफी, वैज्ञानिक अनुशासन जो रॉक उत्तराधिकारियों के विवरण और सामान्य समय के पैमाने के संदर्भ में उनकी व्याख्या से संबंधित है। यह ऐतिहासिक भूविज्ञान के लिए एक आधार प्रदान करता है और इसके सिद्धांतों और विधियों ने पेट्रोलियम, भूविज्ञान, पुरातत्व जैसे क्षेत्रों से में आवेदन पाया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक रूपांतरित चट्टान रूप है जिसकी विशेषता पट्ट रचना होती है, जो अलग अलग प्रकार के चट्टानों, विशेष रूप से हल्के काले सिलिकेट के पृथक्करण के कारण उत्पन्न होती है। यह है शैल एक कायांतरित चट्टान है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के पृथक्करण के कारण बाइंडिंग द्वारा होती है। आमतौर पर हल्के और गहरे सिलिकेट विशिष्ट खनिज संरचना के संकेत के बजाय यह शब्द बनावट का संकेत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन एक आग्नेय चट्टान है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। चलिए इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? यह है मरुस्थलीय क्षेत्र में छत्रक शिला पाई जाती है। मरुस्थल पृथ्वी की एक सतह पर चट्टानों और खनिजों का टूटना या घुलना है। एक बार एक चट्टान के टूटने के बाद कटाव नामक एक प्रक्रिया चट्टान और खनिजों के टुकड़ों को
दूर ले जाती है। पानी, अम्ल, नमक, पौधे, जानवर और तापमान में परिवर्तन सभी अपक्षय के कारण हैं। तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधे, पशुओं और मानव गतिविधियों के कारण उनके संपर्क में आने वाले चट्टानों का टूटना, क्षय होना क्या कहलाता है? या अपक्षय कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों क्या कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? स्लेट कायांतरित प्रकार की चट्टान है। कायांतरित एक महीन दाने वाली पत्तेदार सजातीय मेटामॉर्फिक चट्टान है जो निम्न श्रेणी के क्षेत्रीय कायापलट के माध्यम से मिट्टी या ज्वालामुखी राख से बनी एक मूल सेल प्रकार की तलछटी चट्टान से प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? चलिए इसके भी ऑप्शन को देखते हैं। तो सैंडस्टोन एक चट्टान नहीं है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन एक रूपांतरित चट्टान है जो खनिज, चट्टान या कार्बनिक पदार्थ के रेत के आकार के अनाज से बना है। मेटामॉर्फिक चट्टानें अन्य चट्टानों से बनती हैं जो गर्मी या दबाव के कारण बनती हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार रहेगा, फेल्डस्पार होता है या ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार और प्लाजियोक्लेज होते हैं। यह मैग्मा से सिलिका और क्षार धातु ऑक्साइड की एक उच्च सामग्री के साथ बनता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है और भूमिगत जम जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण मैदानों का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के मैदानों का निर्माण? कास्ट मैदान घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। कास्ट क्षेत्रों में जलभृत होते हैं जो पानी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। विशिष्ट कास्ट रहेगा। कास्ट रूपों में सिंक होल, गुफाएं, प्राकृतिक पुल, डूबती धाराएं शामिल हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? कौन सी चट्टानें शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अवसादी चट्टानें। तलछटी चट्टानें या अवसादी चट्टानें लिथिफिकेशन यानी शिलीभवन प्रक्रिया से बनती हैं। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर या उसके पास बनती हैं जो कायापलट यानी कायांतरित, जहाँ तलछटी आए वहाँ अवसादी, जहाँ कायापलट आए वहाँ कायांतरित आग्नेय के विपरीत होती है जो पृथ्वी के भीतर गहरी बनती है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? झावा पानी में तैरती है। झावा चट्टान पानी में तैरती है। इसके विस्तार देखते हैं। झावा पानी में तैरता है। झावा एक हल्के रंग का अत्यंत झरझरा आग्नेय चट्टान जो विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है। ऑब्सीडियन का उपयोग पूरे इतिहास में हथियार, उपकरण, आभूषण, दर्पण बनाने के लिए किया गया है। ग्रेनाइट एक प्रकार की कठोर और कॉम्पैक्ट आग्नेय चट्टान है जो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और साथ ही अभ्रक द्वारा बनाई गई है। स्लेट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों खत्म हो गया चट्टान वाला पार्ट, अब जनजातीय पार्ट आ गया। जनजातीय पार्ट को हम अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।